बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने अप्रिशिएट किया था कि सेल एक सिटी है, तो न्यूक्लियस उसका गवर्नमेंट है, साइटोस्केलेटन उसके रोड मैप है, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन्स हैं और लिपिड सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज़ हैं। लाइसोसोम उसका गार्बेज कंट्रोल है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3.2। इनफैक्ट स्टार्ट हमने पहले कर दिया था, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली है क्या? न्यूक्लियस सेल का एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन वगैरह। ये ज़्यादातर बल्कि ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स। हमने ये बात पहले भी अप्रिशिएट की थी कि प्रोकैरियोट और यूकेरियोट सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो न्यूक्लियस का है। सेल के न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है। ये इसका डीएनए प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूक्लियस को रेस्ट ऑफ द सेल से, बाकी तमाम सेल से सेपरेट आउट करती है। इसके पास स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये टाइनी होल्स होते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन को जो है न्यूक्लियस के इन एंड आउट मूव करने में हेल्प करती हैं। और ये जो पोर्स हैं ये सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दी साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म का है क्या है, जैसे कि सेल के पास साइटोप्लाज्म है, उसी तरह न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है और ये भी मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियोलाई है और क्रोमेटिन है। ये आप इसको समझने की, ये साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है लेकिन ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलाई आपका सिंगुलर होगा, न्यूक्लियस आपके ये डार्क राउंड स्ट्रक्चर होंगे। और जो है इसमें जो है न्यूक्लियस डार्क राउंड स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं जो कि लेटर प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोलाइड में कुछ में जो है सिंगल न्यूक्लियस होगा और कुछ में ज़्यादा होगा। क्रोमेटिन देख लेते हैं। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और अगर इसमें डीएनए है तो इसका मतलब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी आउट कर रहा है। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। सही है, यहाँ से आपको न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन एक तरह से रोड मैप है एक सिटी का, एक सेल का। ये नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का, यानी कि एक प्रोटीन फाइबर्स का आपके पास जाल बिछा हुआ है। ये सेल को शेप्स और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है तो अगर वो एम्प्टी है तो आप उसको आराम से कंप्रेस कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है और गैस है तो इसका मतलब आप उसको ईज़िली कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो ये साइटोस्केलेटन भी है ये सेल को इंटैक्ट रखता है। आप सेल को कंप्रेस नहीं कर सकते अगर इसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेज़ेंट है। साइटोस्केलेटन में 3 मेन पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रो फिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। पहले हम माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को देखेंगे और फिर माइक्रोफिलामेंट्स को देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है सबसे थिकेस्ट साइटोस्केलेटन फाइबर हैं और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनती हैं। इनके अंदर जो है अटैचमेंट प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें मोटर प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनके अंदर जो है ना ऑर्गेनेल्स अटैच हो जाते हैं और अगर को तो ये जो है ना एक जगह स्टिल हैं तो इसका मतलब वो ऑर्गेनेल्स अपने प्लेस पर हैं, और अगर ये प्रोटीन्स मूव कर रही हैं तो इसका मतलब ये एक ट्रैक प्रोवाइड कर रही हैं ऑर्गेनेल्स को मूव करने के लिए। इसके अलावा ये सीलियर फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर भी बनाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये मिडिल साइज फाइबर्स होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जैसे कि कैरेटिन, विमेंटिन, और ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स को एंकर करते हैं, इसका मतलब उनको अपनी एक जगह पर रखते हैं। इसके अलावा सेल टू सेल जंक्शन बनाते हैं, यानी कि बिटवीन द सेल्स ये कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स थिनेस्ट फाइबर्स हैं। ये कौन से प्रोटीन से बनके बनी है? ये एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन जो प्रोटीन है उससे मिलकर बनी है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगी और रिलैक्स भी हो जाएगी, और ये सेल मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि क्रॉलिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। किस तरह, ये इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास डब्ल्यूबीसी बना हुआ है और इसकी साइडों पर क्या है? इसकी साइडों पर है माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है।
अब ये एक्टिन प्रोटीन क्या करती है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में सेल ने मूव करना है ना, तो उसके आगे वो पॉलीमराइज़ होना शुरू हो जाती है, बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, ताकि वो उस डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को पुश कर सके, उसके मेम्ब्रेन को पुश फॉरवर्ड कर सके, और एट द बैक साइड वो डीपॉलीमराइज़ होना शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, ताकि सेल को पुल कर सके फॉरवर्ड मूव करने के लिए। अगर आप इसकी डायग्राम में भी देखें तो किस तरीके से जो है ना डब्ल्यूबीसी की जो है शेप भी चेंज हो रही है और वो आगे भी मूव कर रहा है। और ये किस वजह से? ये सिर्फ एक्टिन की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। अगर आप इसको एक एनालॉजी से समझें तो लेट्स सपोज आपके पास ब्रिक्स है। आप पहले एक आगे ब्रिक लगाते हैं और सबसे एंड वाली ब्रिक है उसको हटा देते हैं और उसको सबसे आगे लगाते हैं। फिर सबसे जो एंड वाली ब्रिक है उसको हटाते हैं और सबसे आगे लगा देते हैं। इस तरह से ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास गिवन थी, वो गिवन थी मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन की। मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन के साथ एक और प्रोटीन काम कर रही होती है, मायोसिन। ये मायोसिन क्या करती है? ये एक्टिन फिलामेंट को पुल करती है और ये एक दूसरे के स्लाइड पास करते हैं। इस स्लाइडिंग से जो है ना मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो किस तरीके से वो जो है ना रोप को पुल कर रही है। इसी तरीके से मायोसिन एक्टिन को पुल करती है, तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब वो उसको रिलैक्स कर देती है, जब ये दोनों प्रोटीन्स रिलैक्स हो जाती हैं तो मसल सेल भी रिलैक्स हो जाता है। और इस तरह से जो है ना मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट अपना देखेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली आपके पास क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज हैं। ये टाइनी ग्राइनुलर स्ट्रक्चर्स हैं और इनका मेन काम यही है कि ये जो है प्रोटीन्स बनाती हैं। सही। ये आपके पास कुछ फ्री राइबोसोम्स होंगी जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रही होंगी, कुछ बाउंड राइबोसोम्स होंगी जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो रही होंगी। सही। ये दो जो है ना सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ड्यूरिंग जो है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ये दोनों सब यूनिट्स यूनाइट हो जाते हैं और जब प्रोटीन सिंथेसाइजिंग का जो अमल है वो फिनिश हो जाता है, जो कंप्लीट हो जाता है, फिर ये दोनों सब यूनिट दोबारा से अलहदा हो जाते हैं। बाकी ये पूरा जिस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, किस तरह से आरआरएनए का फंक्शन होता है, किस तरह से एमआरएनए का फंक्शन होता है, इसे हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये राइबोसोम्स का टॉपिक आपके पास इतना ही था। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स दोनों में होती है, बस इनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यह आपका राइबोसोम टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अपना देखेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम का फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स और सेक्स का एक नेटवर्क है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स हैं और अंदर इसके सेक्स बने हुए हैं। ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है ना ये मटेरियल को भी विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट करता है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर जो है ना राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। सही है। इसका क्या फंक्शन है कि ये प्रोटीन्स बनाता है, स्पेशली वो प्रोटीन्स जिन्हें बाहर एक्सपोर्ट करना होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूज़ करना होता है। ये इन प्रोटीन्स को जो है ना फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी एपरेटस में सेंड कर देता है। दूसरी टाइप आपके पास क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि ये स्मूथ लुकिंग है और उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। इसका फंक्शन क्या है कि ये लिपिड बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प आउट करता है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें एक आ रहा है कि जो है कौन सा वो ऑर्गेनेल है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है? तो उसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है आपका ये गार्बेज डिस्पोज ऑफ के लिए है। ये आपके पास बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं जो कि गोल्जी एपरेटस से निकलते हैं। ये आपके पास क्या करते हैं कि इनके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। डैमेज सेल पार्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए उनको ब्रेक डाउन करते हैं। इनमें ऑलमोस्ट 40 किस्म काइंड्स के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और जो कि एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं। ये सुसाइड बैग्स कहलाते हैं क्योंकि अगर ये बर्स्ट हो गए तो आपका पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये काम किस तरह करते हैं कि लेट्स सपोज सेल ने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो फूड पार्टिकल है,
ये हार्मफुल है मेरे लिए या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो वो सेल मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल के अराउंड एक मेम्ब्रेन कॉज़ करता है, जिसे उसको एक वेसिकल बनाती है। अब ये वेसिकल हमारे पास क्या कहलाएगा? ये फूड वैक्यूल कहलाएगा। लाइसोसोम जो गोल्गी एप्रेटिस से निकला है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या करता है? उसको जॉइन कर लेता है, ठीक है? उसके साथ फ्यूज़ टुगेदर हो जाता है और अपने जो है डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर रिलीज़ करता है और फिर उसको श्रेडर की तरह जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो फूड वैक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हुआ है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सही। इसमें कुछ यूज़फुल मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इसमें कुछ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स भी होंगे। जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो वेस्ट रिमूवल है, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जो यूज़फुल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल दोबारा रिसाइकिल कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ये लाइसोसोम का फंक्शन भी जो है कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइज़्ड रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग है तो वो कीजिएगा और आप मुझे बताएँगे कि जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन है वो कौन-सी है? कमेंट करके आंसर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।